आप सबका धन्यवाद करता हूं कि कल विधानसभा के सेशन के अंदर आप लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर हरियाणा निवास के अंदर से पूरे सेशन को कवर किया और बेहद अच्छे तरीके से विधानसभा का हमारा सत्र 12 बिल्स के साथ साइनडाई हुआ, जिसको आगे स्पीकर के परमिशन के साथ दोबारा रिज्यूम किया जाएगा। एक चीज़ जिसके लिए आज आपको विशेष तौर पर बुलाया है और पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई साथियों ने ये सवाल पूछा था कि एक्साइज कलेक्शन का क्या अपडेट है। लोग बारी बारी शराब घोटाला कह रहे हैं। आज उसको साझा करने के लिए, क्योंकि पहला क्वार्टर 19 तारीख को समाप्त हुआ, डाटा हमने कंपाइल कराया और आज साझा करते हुए स्नेह होता है कि 2020-21 एक्साइज पॉलिसी के पहले क्वार्टर के अंदर प्रदेश में एडिशनल 262.98 करोड़ रुपया ड्यूटी के तौर पर हमने कलेक्ट करने का काम किया है, जिसके अंदर 74.80 करोड़ रुपया कोविड सेस जो प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के लिए कैबिनेट में प्रस्तुत किया था, उसको ऐड किया गया है। बिल्कुल। इसके साथ पहली बार है कि जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती है, जो एडिशनल सेल होती है अलॉटेड कोटे से, उसके अंदर भी पिछले वर्षों के मुताबिक अगर मैं 16-17 की बात करूं तो 2 करोड़ 88 लाख, 17-18 की बात करूं 3 करोड़ 1 लाख, 18-19 की बात करूं तो 1 करोड़ 30 लाख, पिछले वर्ष की बात करूं तो केवल मात्र 1 लाख, और इस बार 27.33 करोड़ रुपया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के तौर पर प्रदेश के अंदर आया है। प्रदेश के अंदर पिछले वर्ष 6 इवेंट्स का एक जोन था, जिसके अंदर 382 जोन्स थे। इस बार उसको हमने 2 इवेंट्स का एक जोन बनाया, तो 1163 जोन हमने नियुक्त किए थे, जिसमें केवल मात्र एक अनसोल्ड हमारा जोन है। जो इवेंट की फीस है, पिछले वर्ष भी 3600 करोड़ आई थी और इस वर्ष कोविड के बावजूद भी वो 3599 रिटेल फीस इवेंट से हमने कलेक्ट करी। जो हमारे बेसिक कोटा था कंट्री लिकर का, उसको हमने पिछली पॉलिसी में सेम रखा था। IMFL के बेसिक कोटे में डिक्रीज आया था, मगर एडिशनल कोटे की लिफ्टिंग के अंदर पिछले वर्ष के मुताबिक, मैं प्रूफ लीटर में बात करूंगा, टेक्निकल साथी समझ जाएंगे, पिछले वर्ष फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 4050 प्रूफ लीटर हमारे एडिशनल कोटा कंट्री लिकर का गया था। इस वर्ष 35,70,933 प्रूफ लीटर एडिशनल कंट्री लिकर का गया है। पिछले वर्ष IMFL का एडिशनल कोटा 0 था। इस वर्ष प्रदेश के अंदर 20,49,679 प्रूफ लीटर IMFL का एडिशनल कोटा गया है। प्रदेश के अंदर जो हमारी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, अगर हम फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो लगभग 2700 गुना है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो पिछली बार 533 करोड़ थी, इस बार 632 करोड़ है। परमिट फीस
जो ऑनलाइन परमिट वेबसाइट पर कटते हैं वो 62.70 करोड़ से 67.40 करोड़ पहुंची है। रिटेल फीस जो है वो 144 करोड़ से 1447 करोड़ से 1509 करोड़ रुपया पहुंची है। जहां एक्शन लेने की बात है, अगस्त माह में 4 FIR जो हमारा नई अमेंडमेंट आई थी अंडर सेक्शन 61 ऑफ पंजाब एक्साइज एक्ट, सख्ती के साथ उन पर भी कार्रवाई करी है। कई रिकमेंडेशन जो पीछे SIT ने दी थी, मैं उन पे भी अपडेट पीछे भी दे चुका हूँ, दोबारा आपको दे देता हूँ। जहाँ बात होलोग्राम और ट्रैक एंड ट्रेस की है, उस व्यवस्था के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया गया। सितंबर माह के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर प्रदेश में डिजिटली ट्रैक एंड ट्रेस हम करवा देंगे। जहाँ CCTV कैमराज की बात है, क्योंकि ये मामला हाई पावर परचेज से अप्रूव होकर आया था, उसके बाद आज प्रदेश के अधिकतम 50% से ज़्यादा हमारे बॉटलिंग प्लांट और डिस्टिलरीज़ के अंदर CCTV कैमराज इंस्टॉल हो चुके हैं। और इसके अंदर एक नई डायरेक्शन मैंने इशू करवाई है, जिसके अंदर DTC एक्साइज को हर 15 दिन के अंदर डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट विजिट कर कैमरे की लोकेशन, कैमरे के अंदर कोई बाधा ना डाली जाए, कैमरा किसी तरह से डैमेज ना किया जाए और उसके ऑनलाइन सपोर्ट को प्रॉपर मॉनिटर किया जाए। उसके लिए हर 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर को भेजनी पड़ेगी। जहां हमारी पॉलिसी का क्लॉज 12.2 का पार्ट था कि टेम्पर प्रूफ फ्लो मीटर लगा जाएगा, इसके अंदर जो ENA की क्वालिटी है उसको मॉनिटर भी किया जाएगा और लीकेजेस रोकी जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर प्रदेश के तमाम हम डिस्टिलरीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे और उनकी क्वालिटी को मॉनिटर कर पाएंगे। प्रदेश सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी व्हीकल, चाहे वो डिस्टिलरी से, बॉटलिंग प्लांट से निकले या फिर L1 L13 से वेंट्स की ओर जाएंगे, उनके अंदर तमाम व्हीकल में GPS मैंडेटरी है। पहले ऑडिटिंग चला करती थी, अब हमने स्पेशल डायरेक्शन दी है कि एक्साइज के अंदर स्पेशल ऑडिट हर महीने का एक स्पेशल टीम ऑडिट की बनाकर, जिसके अंदर चीफ अकाउंट अफसर, सेक्शन अफसर ये ऑडिट भी करेंगे और इसकी कंप्लायंस रिपोर्ट को भी मंथली तौर पर हमें देने का काम करेंगे। हिप्पा के अंदर भी हमने कल एक नए अधिकारी को पोस्ट किया है और इसी उद्देश्य के साथ किया है कि बेटर ट्रेनिंग जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ख़ास तौर पर जो इन्फोर्समेंट का काम करते हैं, उनकी हम करा पाएंगे। जहाँ परमिट्स एंड पासेस की बात है, पिछले कई वर्षों से परमिट एंड पासेस ऑनलाइन प्रदेश के सॉफ्टवेयर के साथ इशू होते हैं, और हमने उसके अंदर स्पेशल डायरेक्शन दी है कि जो भी पीछे परमिट इशू हुए थे, जिन जिन अधिकारियों की कमी के कारण हुए थे, उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट कार्रवाई भी करने का काम किया जाएगा। और आने वाले समय में जितनी हमारी पेमेंट्स भी हैं उसको भी हम डिजिटलाइज करने का काम करेंगे। साथ में जितने हमारे वेंड्स हैं इनको भी अब POS के साथ पॉलिसी के अनुसार कनेक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर जितनी भी सेल परचेज होंगी उनको डिजिटली हम मॉनिटर भी कर पाएंगे और मॉनिटरिंग के साथ साथ उनका रिकॉर्ड, जो एक्साइज रिकॉर्ड है, उसके साथ हम रिवाइज कर पाएंगे। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, जिसके लिए बारी बारी हेडक्वार्टर के भी लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे,
उसको भी हमने इस बार डिजिटलाइज करने का काम किया है। सारे लाइसेंसेस अब रिन्यू ऑनलाइन हुआ करेंगे। जहाँ नए लाइसेंसेस की बात है, उसकी एप्लीकेशन भी अब पूरी तौर पर ऑनलाइन करी जाएगी। किसी भी तरह के ह्यूमन इंटरफेयर्स को हम पूरी तौर पर रोकने का काम करेंगे, क्योंकि एक अहम वर्ष था और कोविड जैसी महामारी के अंदर जो हमारा टारगेट था कि हम इस एक्साइज ईयर के अंदर पिछले वर्षों के मुताबिक लगभग 1100 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू लाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि जहां ट्रांसपोर्टेशन पूरी तौर पर बंद है, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स भी पर्याप्त एफिशिएंसी के साथ नहीं चल रहे, उसके बावजूद भी लगभग 262.98 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू आना, मुझे लगता है कि जो लोग बारी बारी इसको घोटाला नाम दे रहे थे, उनको मैं तथ्यों के साथ आज बता पाऊंगा कि प्रदेश सरकार गंभीर है और किसी भी तरह का इलिसिट ट्रेड प्रदेश के अंदर हम सहने का काम नहीं करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे साथ लगते हुए 5 राज्य हैं। आप पांचों राज्यों का किसी का भी फर्स्ट क्वार्टर का रेवेन्यू अगर उठाकर देखेंगे और उसका पिछले वर्षों से कंपैरिजन करेंगे तो केवल मात्र हरियाणा ही है जिसने एडिशनल रेवेन्यू पहले क्वार्टर के अंदर इस एक्साइज ईयर में कलेक्ट करने का काम किया है। दिल्ली ने तो, पंजाब ने, राजस्थान ने आज ये हालात है कि स्पेशल ऑर्डर्स निकाले हैं कि रेस्टोरेंट्स के अंदर भी अब अल्कोहल परमिटेड है। आने वाले दिनों में, क्योंकि अनलॉक की नई गाइडलाइंस आ चुकी, उसके अंदर प्रदेश के अंदर भी जो हमारे L4, L5 लाइसेंसेस जो पेंडिंग हैं, जिनको हमने रोका हुआ था, प्रदेश सरकार उसके ऊपर भी विचार करके उनको भी परमिट करने का काम करे। तो आपके सवाल, ये जो आप एडिशनल रेवेन्यू का नाम लेके अपनी फीस फंस पा रहे हैं महकमे की, ये तो एक्स्ट्रा शराब बिकी तभी एडिशनल एक्साइज हमारे पास ड्यूटी आई। इसमें महकमे का जो फीस फंस पाने का उद्देश्य है, जो कार्य प्रणाली है और जो SCT ने निकाला था, इन दोनों को आप कैसे मिक्स कर सकते हैं? क्योंकि इतनी शराब तो फिर भी बिक गई लॉकडाउन के दौरान L1 से और L13 से, अगर वो भी आपकी सिस्टम से बिकती तो और ज़्यादा एडिशनल रेवेन्यू आता। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं जी। हमारे प्रदेश में वेंट्स जो खुले थे वो 6 मई से खुले थे और उसके अंदर सेटिंग अप पीरियड, क्योंकि कोविड के अंदर पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं हुआ था। एक्साइज ईयर को 19 तारीख से हमने शुरू किया था और उस 6 तारीख से लेकर 19 अगस्त तक के डाटा को मैं आपके पास शेयर करूँ और उस डाटा को जब मैं शेयर करता हूँ, मैं पिछले वर्षों के भी पहले क्वार्टर से उसको कंपेयर करूँ। इसके अंदर बिकनी ना बिकनी, अगर हमने प्रदेश के अंदर 99.9% वेंड सेल करे हैं तो इसका मतलब प्रदेश के अंदर पॉलिसी का हमें बदलाव का फ़ायदा दिखा है और उसी कारण एडिशनल 350 करोड़ का रेवेन्यू प्रदेश को आया है। अगर पॉलिसी में अमेंडमेंट्स ना होती और पिछले वर्षों के कंपैरेटिव हम चलते तो शायद ये एडिशनल रेवेन्यू इस बार देखने को नहीं मिलता। और जो शक्ति प्रदेश के अंदर हमने करी है, उसका नतीजा है कि मैंने पिछले 5 वर्षों का आपके पास एडिशनल कोटे का डाटा शेयर किया। उस कंपैरिजन में भी पहली बार है कि चाहे IMFL हो चाहे कंट्री लिकर हो, इसके अंदर हमने एडिशनल कोटा भी उठवाने का काम किया है। और शायद आने वाले समय में ये परिस्थिति बन जाए, क्योंकि एडिशनल कोटा अलॉटेड कोटे का 50% है।
हमें शायद उस 50% को भी और इंक्रीज़ करना पड़ सकता है अगर एडिशनल कोटे का जो 50% का मार्क है अगर वो पूरी तौर पर फिलअप हो जाता है तो उसको भी हमें एडिशनली इंक्रीज़ करना पड़ सकता है। ये तो खपत की बात नहीं है, लोग शराब पी रहे हैं तभी तो एडिशनल कोटा तैयार बढ़ रहा है। मैं तो आपसे एक चीज़ आपके सवाल का ही जवाब दे दूँ, लोग बारी बारी घोटाला कह रहे हैं। अगर घोटाला हुआ होता तो क्या एडिशनल आपका स्टॉक बिकता? पिछले वर्षों के कंपैरेटिव इतना इंक्रीज आपको दिखता? केवल मात्र शक्ति है और उस शक्ति से कहीं ना कहीं कई लोग दुखी, और जो लोग दुखी हैं उनको कहीं ना कहीं उनका दुख ये छलकता है। सर जी, क्या माने इस बात को कि पिछली जो आपकी सरकार थी 5 साल पहले, उसका लास्ट ईयर का जो आपने बताया है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, वो 1 लाख रुपए बताया है, अब आप क्लियर कर रहे हैं 27 करोड़ समथिंग का, तो इसका मतलब वहाँ घोटाला पहले भी हुआ है इसका मतलब? मैं घोटाला शब्द नहीं कहूँगा। पिछली बार क्योंकि 6 वेंडर्स का जोन था और एक वेंडर के पास जब 6 रिटेल वेंडर्स होते हैं एक जोन के अंदर, उसमें एडिशनली वो 6 के अंदर डिवाइड करेगा, कैसे डिवीजन हुई उसकी कैलकुलेशन मैं आपके साथ एट हैंड शेयर नहीं कर सकता, मगर क्योंकि हमने 2 वेंड का जोन बनाया हमें उसका बेनिफिट मिला। कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर लोगों ने, जो हमारे वेंडर्स थे 1183, उनने कहीं ना कहीं अपने कंपटीशन में पॉलिसी के अंदर जो रूल्स रेगुलेशन थी उनके माध्यम से अपने कोटे को एडिशनली उठाने का काम किया। आखिरी 3 पन्नों पर एससीटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी और मुझे लगता है मैंने उन तीनों पन्नों की रिकमेंडेशन के ऊपर प्रदेश में एक्साइज डिपार्टमेंट ने क्या क्या एक्शन लिया है, किस प्रकार से कदम उठाए हैं, 1 महीने के अंदर अंदर उनको हम कैसे कंप्लाई करेंगे, उसके ऊपर अभी बताने का काम है। जिनने परमिट्स इशू करे थे, जो एयरिंग ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि 91 के आसपास परमिट इशू हुए थे, उसमें मूवमेंट नहीं हुई थी, मैं वो परमिट कैसे इशू हुए 27 से लेकर 30 तारीख तक, उसकी ऑलरेडी हमने इंक्वायरी शुरू कर दी है। कोई एयरिंग होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई। कितने अधिकारी हैं ऐसे? 5 जिलों के अंदर ये परमिट इशू। सर ये जो एडिशनल जो कमाई है इसमें जो कोविड से इंक्लूड है 74 करोड़ रुपया कोविड सेस का एडिशनल आपके इंक्लूडेड 74 करोड़। 75 अप्रॉक्स और मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्जैक्ट डिटेल चाहिए तो रिटेल लाइसेंस फ़ी इसकी कॉपी डलवा देना ही सब। आपको एनेक्सर दे दूं, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको समझने में। मगर इसके अंदर जो कोविड सेस है वो आपका 74.80 करोड़ रुपया है और टोटल जो आपका रेवेन्यू है वो 262.90 करोड़। एक आपने जो कहा है 50% डिस्टिलरी में अभी भी सीसीटीवी नहीं लगे, तो उसकी कोई डेडलाइन है कब तक वो लग जाएगी? इस महीने के अंदर अंदर, सितंबर महीने के अंदर पूरे प्रदेश के तमाम बॉटलिंग प्लांट्स और हमारी डिस्टिलरीज, एडिशनली L1 L13 के अंदर भी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हैं। अभी कुछ वैन जो जिनकी ऑप्शन नहीं हुई, कुछ ऐसा है? कुछ सिर्फ एक वेंड है सोनीपत का, एक जोन है जिसके अंदर 2 वेंड हैं जिसकी ऑप्शन नहीं हुई क्योंकि वो इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है और अभी तक 4 बिडिंग के अंदर उसके लिए कोई बिड करने वाला आया नहीं, क्योंकि पहला क्वार्टर समाप्त हो चुका है। तो उसके हमने चेक्स एंड बैलेंसेस देखने हैं कि हम उसको कैसे सेल ऑफ कर पाए। एक जो एससीटी बार बार एक मांगती थी एक्साइज डिपार्टमेंट से कि हमें L1 और L13 का फिजिकल वेरिफिकेशन जो स्टॉक का था उसकी रिपोर्ट दी जाए। जो सरकार ने कहा था कि 2 रिपोर्ट्स थी, RDDC की कमेटी जो है वो कर चुकी है, तो वो डाटा आपके पास है, डिपार्टमेंट ने भी आपको भेज दिया है। हमने उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन फैसला किया है? 22 के 22 जिलों का डिप्टी कमिश्नर्स की कमेटी का भी डाटा और 27 तारीख को जब हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज कंप्लायंस रिपोर्ट आई थी, 27
27 मार्च 2020 को 11 बजे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास कंप्लायंस रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद अप्रैल के अंदर DTCs ने फिजिकल वेरिफिकेशन कर जो एक रिपोर्ट दी थी, तीनों को हमने मैच किया है। कई जगह एडिशनल, कई जगह कमी स्टॉक में जहां आई, उनके खिलाफ जो भी एक्साइज पॉलिसी 2000 क्योंकि 19-20 की उस समय वैलिड थी, उसके अनुसार जो पेनल्टीज लगनी है, जो एडिशनल ड्यूटी लगनी है, और अगर पर्याप्त मात्रा से एक्सेस आता है तो उसके ऊपर हमने अगर कोई कार्रवाई करनी है, उसके ऊपर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट बनाकर हमें दे रहा है। और आने वाले समय में, क्योंकि रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो एक्साइज एक्ट के हैं, वो पंजाब एक्साइज एक्ट के, उसके अनुसार जो भी कार्रवाई होगी प्रदेश में हमें करने का काम है। जी, दो तो बातें आपने प्रपोज बताई थी कि जुर्माना भी लगेगा पेनल्टी का, और एडिशनल जो नहीं, ये तो रूल कहता है कि अगर किसी के पास टैक्स पेड है मगर वो एडिशनल है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई। अगर टैक्स नॉट पेड है और वो एडिशनल है तो उसके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई अंडर एक्साइज एक्ट भी होती है। और किसी के पास स्टॉक में कमी है तो उसके ऊपर भी, क्योंकि हमें एक एक को पर्सनल हेयरिंग देनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर लीगली हम राय ले रहे हैं। जैसे भी होगा तमाम 22 के 22 जिलों के अंदर जो हमारे पास रिकॉर्ड है उन पर कार्रवाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया है कि ये जो L1 और L13 का या तो फालतू मिला या कम मिला, जो भी आपने भी स्वीकार किया है, 1 करोड़ से ज़्यादा बोतलों का डाटा है ये जो ये गड़बड़ हुआ है, और लॉकडाउन में पूरी तरीके से शराब के ठेके बंद थे। हरियाणा प्रदेश में शायद उनको नहीं पता कि टोटल ही 3.2 करोड़ केसेस पिछले साल अलॉटेड थे। अगर उसके अंदर 1 करोड़ एडिशनल बोतल आई है, गायब हुई है, तो उसका प्रदेश को कितना रेवेन्यू एडिशनल आया होगा वो तो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पहले ही रिकॉर्ड होगा। जहाँ कमी है, नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, वो दावा तो विपक्ष के नेता हैं, उनको जो जानकारी मिली, आप महकमे के मंत्री भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, आप ही बता देना कि कितना कम मिला कितना ज्यादा। मैं आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज 3 अलग अलग वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स की मॉनिटरिंग कर, क्योंकि हमें एक एक वेंट्स को वेरीफाई करना पड़ेगा। किसी वेयर हाउस से अगर वेंड में गई हुई थी और वेंड सील हो गया और बाद में वो स्टॉक जब डिप्टी कमिश्नर ने चेकिंग करी वहाँ मिला, तो उस वेरिएशन को वेरीफाई करने के बाद ही हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो क्या अभी वेरिफिकेशन चल रही है इसके बारे में? डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक L1 L13 पर, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअल L1 L13 का डाटा है, ना कि L2 L14 का। अब L2 L14 में कितना स्टॉक था, अब उनकी चेकिंग चल रही है। उनकी चेकिंग तो नहीं हो सकती क्योंकि नेक्स्ट ईयर के वेंड्स हो गए, मगर उनमें से कितना स्टॉक जब डिप्टी कमिश्नर ने वेरीफाई किया वापस आया, क्योंकि वो वेंड्स बिल्कुल पूरी तौर पर बंद हो गए थे, उसके ऊपर सील्ड है। वो तो सारे एक्साइज पेड है, सब पे होलोग्राम है। पर तीन रिपोर्ट के बाद भी आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब 5 महीने के बाद ये नहीं बता पा रहे कि भी शराब कितनी फालतू मिली थी, कितनी कम मिली थी। मैं आपको एक स्पेसिफिक एनेक्स्चर बना के दे दूंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसके अंदर एक्सेस और शॉर्टेज। बिल्कुल, मैं आपके साथ साझा करूँ। घोटाला और एसिडिटी तो खारिज ही कर रहे हो आप फिर दोबारा आज भी। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अब अगर हमें एडिशनल रेवेन्यू आया है तो उन लोगों को ये जवाब तो मिल गया कि किसी तरह का घोटाला नहीं। प्रदेश के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बहुत अच्छी तरीके से पहले क्वार्टर में कार्य किया है और मैं उनका आभार दूँ। ये तो आपने आप क्लियर कर ही दिया। एक सवाल और था मेरा, आपने बड़े कॉन्फिडेंट से कही थी कि जुलाई में खुशखबरी दे देंगे जी, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, मिठाई खिलाएंगे। वो बात करना अटक गई। सीएम साहब आज भी कह रहे हैं अभी तो सीएम साहब तंदुरुस्त हो जाए, हमारे 2 कैबिनेट के साथी तंदुरुस्त हो जाए और हमारे अगस्त खत्म होने को है, 6 विधायक तंदुरुस्त हो जाए। 14 दिन में हो जाएगा वो भी। चलो 14 दिन में आ जाएंगे, आपको 14 दिन में दे देंगे। मुख्यमंत्री अभी कोरोना पॉजिटिव है, वो स्वस्थ हो जाए, डिसीजन इस वक्त कहीं ना कहीं आप ही की तरफ लोगों की निगाहें हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल में
स्कूल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ एक सवाल है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कोर्ट में गई फीस को लेकर के, ट्यूशन फीस और एनुअल फीस को लेकर के, लेकिन उनका कहना है कि सरकार ने इसको लेकर के आदेश जारी नहीं किया। और दूसरी तरफ जो उनकी बसें खड़ी हुई हैं उन बसों पर पेनल्टी ली जा रही है ईयरली पासिंग को लेकर के, जबकि वो ऑलरेडी पहले ही उनको ना तो बस फीस मिल रही है ना कोई और एक्सपेंडिचर वो ले पा रहे हैं। देखो, कल एजुकेशन के एग्जामिनेशन का एक रिलेटेड क्वेश्चन विधायक गीता डुक्कल जी ने भी उठाया था। मुझे लगता है एजुकेशन मिनिस्टर ने एक एक ब्लॉक लेवल पर कमेटी निर्धारित करी जिसके अंदर बीईओज, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ बारी बारी रिव्यू किया जा रहा है और एक सेंटर के आदेश के बाद कैसे व्यवस्था को चलाया जाए उस पर काम करें। जहाँ स्कूल फीस के ऊपर बात है, इसके ऊपर कोर्ट ने ट्यूशन फीस लेने के ऑर्डर्स दिए हैं और अगर कोई स्कूल उससे फालतू ले रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन प्रदेश सरकार ले सकती है अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास आती है। जहाँ बस पासिंग के बाद है, लॉकडाउन के अंदर तमाम ऐसी व्यवस्था फ्रोज़न मानी गई थी, चाहे कोई वर्किंग टेंडर हो। अनलॉक के बाद बैंक्स क्या कार्रवाई कर रहे हैं या फिर ईयरली परमिट्स के ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है, मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बेहतर बताएगा। कर्जे का हमेशा से सवाल रहता है कि कर्जा बढ़ गया है यहाँ के ऊपर। कल जो लिमिट बढ़ाई गई है 2% की 5% तक जो है अब सरकार कर्जा ले पाएगी, तो क्या इनको आगे पूरे देश के अंदर 1.5 महीना पहले रिव्यू करने के बाद ये निर्णय लिया गया, क्योंकि कोविड के अंदर वर्किंग कैपिटल प्रत्येक प्रदेश को एडिशनल चाहिए और उसके लिए जब पहली बैठक हुई थी उसके अंदर भी एपेक्स ग्रुप में, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी थे, तमाम लोगों ने ये बात कही थी कि प्रदेश की फंक्शनिंग, सैलरीज, पेंशन्स रेगुलरली चलती रहे। इसके लिए चाहे हमें एडिशनल फंड्स भी लेने पड़े हम वो लें। और जब केंद्र ने 2% की वृद्धि की परमिशन दी तो प्रदेश सरकार की फंक्शनिंग बेहतर हो, इकॉनमी में पैसा का फ्लो पहले जैसा रहे, लोगों को रोज़गार मिलते रहे, उसके लिए क्योंकि फंक्शनिंग बहुत ज़रूरी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, ये एडिशनल फंड विड्रॉ की। कल इस तरह की पेंशन देने में या फिर तनख्वाह देने में दिक्कत आ रही है सरकार को, कर्जा ज़्यादा लेना। मैं एक चीज़ ज़रूर आपके साथ साझी कर सकता हूँ कि 29 राज्य हैं, बची यूनियन टेरिटरीज तो सारी केंद्र द्वारा मॉनिटर्ड है। 29 राज्यों के अंदर शायद हरियाणा इकलौता ऐसा राज्य होगा जिसने टाइमली अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दी, प्लस जो हमारे प्रोजेक्ट्स इन वर्किंग थे उनको भी अनलॉक 1 के अंदर सबसे पहले रीस्टार्ट करने का काम किया, चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट्स का निर्माण की बात हो, चाहे हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को दोबारा इफ़ेक्टिवली चलाने की बात हो। और प्रदेश सरकार ये विश्वास दिलाती है कि इसी मजबूती के साथ प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाती है। कल आपके चाचा श्री अभय सिंह चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे यहीं पर नीचे। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल का जो सपना राइट टू रिकॉल, और जिसमें डिप्टी सीएम साहब ये बार बार कह रहे हैं कि राइट टू रिकॉल का चौधरी देवीलाल का सपना पूरा करेंगे, वो तो एमपी और एमएलए के लिए था। पंचायती राज में तो पहले से 1994 का पंचायती राज एक्ट में प्रावधान है कि नो परमानेंट मोशन सरपंच के खिलाफ ला सकते हैं, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? राइट टू रिकॉल तो एमपी एमएलए। आप उनको सीरियस पॉलिटिशियन लेते हो? नहीं, हम तो आपको 1999 के अंदर चौधरी बंसीलाल जी ने राइट टू रिकॉल की व्यवस्था को पंचायती राज एक्ट से हटा दिया था। अगर वो इतने सीरियस पॉलिटिशियन है तो एक एक्ट के बाद अगर दूसरे एक्ट में अमेंडमेंट आई होती तो उसका भी ज्ञान रखता। और हमने इस बिल को इंट्रोड्यूस कल करना था, मगर नेता प्रतिपक्ष की ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि इसके अंदर वुमेन रिजर्वेशन भी था, इसके अंदर BCA के रिजर्वेशन भी थी और साथ में राइट टू रिकॉल था, क्योंकि वो चाहते थे कि हाउस में इस पे लेंदी डिस्कशन हो, मेंबर्स को इस पे समय मिले, इसलिए इसको सेशन के आगामी वर्किंग डे के अंदर पेश किया जाए, इसलिए इसको डेफर किया। और राइट टू रिकॉल जो व्यवस्था पहले थी, मैं उसके ऊपर भी आपको इनलाइटन करना चाहूँगा कि वो व्यवस्था थी कि मेंबर्स
2/3 मेजॉरिटी के साथ रिकॉल कर सकते थे, जिसके अंदर गांव की जनता का अधिकार नहीं था। अगर हम प्रदेश के अंदर कुछ अमेंडमेंट लाने की बात करेंगे तो फिर मेंबर्स को ये अधिकार नहीं, गांव के वोटर्स को जो डायरेक्टली चुनने का काम करते हैं। और अगर किसी ने ये बात कही है कि चौधरी देवीलाल का सपना था कि MP MLA पे आए, आज प्रदेश की ताकत तो पंचायती राज अमेंडमेंट की है। कभी मौका केंद्र का होगा तो जरूर उसके ऊपर भी काम करने का कार्य करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि राइट टू रिकॉल के बाद में जो SC BC या जो गरीब वर्ग के लोग चुन के आ जाते हैं, उनको एक लोगों का प्रेशर हो जाएगा, उनको विड्रॉ बार बार? देखिए, जब हमारी सरकार की एक सोच है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा पावर दी जाए, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि 2 बार इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बैठक भी इस सरकार में हुई। हमने पंचायती राज के एक्सियन को CEO को ट्रांसफ़र करने का काम किया। 22 के 22 जिलों के अंदर CEO जिला परिषद अलग से सीनियर HCS अफसरों को लगाया। उद्देश्य यही है कि डायरेक्टर्स की पावर, डिप्टी कमिश्नर्स की पावर को CEO को ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे जैसे केरल के अंदर है या और स्टेट हैं सदर्न इंडिया के, जिनमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपने आप में एक ताकत है, उन लोगों को जो आज पंचायत के सदस्य चुनकर आते हैं एम्पावर कर। और हमारा उद्देश्य इसीलिए है कि किसी को आप इतना एम्पावर कर रहे हैं तो फिर उन लोगों की मॉनिटरिंग स्टेट गवर्नमेंट ना करे, गांव की जनता करे। इसीलिए हमने ग्राम सभा को ये ताकत देने का गांव के वोटरों को प्लान किया। पंजाब सरकार ने कल विधानसभा के अंदर आपकी पार्टी के एक विधायक ने तमाम गंभीर आरोप लगाए और असंसदीय शब्द बोले। लोकदल के विधायक ने भी आपके खिलाफ, मतलब जो आपके डिपार्टमेंट है, निशाने पर रहे, तो आपने वो एक शब्द नहीं कहा और उन शब्दों को डिलीट भी नहीं किया गया। तो क्या कारण है, आप क्यों चुप रहे हो? आप उनको सीरियस लेते हैं? नहीं, दोनों मैं आदमी तो अभी बोल के हटा हूँ, आप बारी बारी लोकदल की बात करते हैं। कल तो वो BSc के मेंबर भी बन रहे थे। कभी किसी विधायक को सदन में खड़े होकर BSc की सदस्यता के लिए मांग करते देखा है? या BSc इतनी जरूरी होगी एक विधायक के लिए कि वो पूरे हाउस की व्यवस्था को खराब करने का काम करे? उनके अलावा आपकी पार्टी के विधायक भी कह रहे थे कि रिश्वत जो है ऊपर तक जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी के विधायक मैं तो राकेश दौलताबाद जी को भी कहा है, उन्होंने कहा था मैंने होर्डिंग लगवाई। अगर ऐसी कहीं समस्या उनके सामने है और किसी के सामने, चाहे वो मेरी पार्टी का हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी पार्टी का हो, हमारी सरकार का हिस्सा ना भी हो, तो भी मैं कहता हूँ अगर आपको पता चलता है कि कहीं इस तरह की मॉनिटरी ट्रांजैक्शन होती है, आप बताइए। अगर हमने एक सब रजिस्ट्रार और 6 जॉइंट रजिस्ट्रार्स को ना केवल सस्पेंड किया, उनके खिलाफ FIRs तक करी, तो हम सख्त कार्रवाई करने के प्रति चलने वाली सरकार है। पंजाब सरकार ने कल एक फैसला लिया है कि कोविड से अगर किसी पत्रकार की मौत होती है तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा में इसको हरियाणा के अंदर तो कोविड के कारण किसी की भी डेथ होती है, अगर वो एम्प्लॉय है या एक्रेडिटेड है, तो मेरे ख्याल से पहले ही FD ने ये फैसला लिया। एक आपने 75% रिजर्वेशन वाला अध्यादेश तो वापस ले लिया राज्यपाल से, और कल इंट्रोड्यूस नहीं किया आपने। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं, क्योंकि हम पावर चीफ मिनिस्टर को देते हैं कि वो लेजिस्लेशन पेश कर सकते हैं, हम ये पावर नहीं देते कि लेजिस्लेशन विड्रॉ कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन गवर्नर की थी कि कैबिनेट किसी भी प्रकार के लेजिस्लेशन को विड्रॉ कर सकती है, तो हमें कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा कि हम अपना ऑर्डिनेंस विड्रॉ करते हैं। आगामी दिनों के अंदर उसको विड्रॉ कर बिल को हम कमिंग डेज में शेप। देखिए 75% युवाओं वाला जो मामला है वो भी कल अवैसी जी कह रहे थे कि जो इंडस्ट्री अब लगेगी उसमें भी 3 साल तक ये नहीं है कि 75% वाला लागू है। और हम 3 साल प्रदेश के बाद में लागू है। 75% का जो कानून लेकर आ रहे हैं वो तमाम एक्ट्स को सुपरसीड करने का काम करें। अगर कोई कहता है कि ये 3 साल तक लागू नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं। धन्यवाद।